आइए हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करें। आइए सबसे पहले हम करते हैं एसआईआर पर बातचीत। एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है। अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा सवाल दाग दिए और चुनाव आयोग को नोटिस भी दे दिया और हिदायत भी दे दी कि हम जो बता रहे हैं ना उसकी कार्रवाई को पूर्ण कीजिए 48 घंटे में, और यदि आपने नहीं की ना तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि एसआईआर में आपने 65 लाख लोगों को, मतदाताओं को बाहर किया। आपने किया, ठीक है, आप उनको कहते हैं फर्जी में हैं, ये हैं, सब है, तो आप उनकी सारी, जिनको आपने 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया है ना, उनकी डिजिटल सूची हमें कोर्ट में प्रस्तुत करें। ये तो पहला बिंदु साफ कह दिया कि 48 घंटे में मिलना चाहिए। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपने जिन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं ना, उनकी पूरी सूची बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और वह सूची को अपने निर्वाचन क्षेत्र में ब्लॉक स्तर तक पर चस्पा करना पड़ेगी। ये भी आप जरूरी में कीजिए ताकि लोग आसानी से, ग्रामीण अंचल के लोग भी देख सके कि हमारा नाम काटा गया और क्यों काटा गया। और तीसरी बात, नाम क्यों काटा गया इसका भी आपको हवाला देना पड़ेगा। यदि हवाला नहीं दिया ना तो आप भी संकट में आ जाएंगे। ठीक, ये भी मामला बड़ा स्पष्ट हो गया। अब चुनाव आयोग ने से एक बात और कही गई कि आपने बताया कि 22 लाख लोग मतदाता मर चुके हैं, तो आप उन 22 लाख जो मरे हुए मतदाता हैं ना, उनकी भी सूची सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें डिजिटल फोटो के साथ। जब आपको सब पता है तो करने में क्या दिक्कत है, कर दीजिए। और यदि मान लीजिए कि आपने जो लोग जिंदा हैं और उनको मृत घोषित कर दिया और उनके नाम काट दिया है ना, यह बहुत बड़ा अपराध होगा। यह एक शातिर अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और जो लोग जिंदा हैं और आपने उनको भी मृत बता दिया, उनके नाम काट दिए हैं, ये भी बड़ा गंभीर अपराध है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। जो लोग आपने जिनके नाम काटे हैं वो जिंदा हैं और कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। और ये जिन के जो जिंदा लोगों को आपने मृत बताया ना, उनके साथ तो लोग चाय पी रहे हैं, जा जाके पत्रकार चाय पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आखिरकार ये धांधली कैसे हुई? इसका भी आपको सारा विवरण देना पड़ेगा। और यदि आपने हमारे उपरोक्त बातों का विवरण नहीं दिया ना, तो आप पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो एसआईआर है ना, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, हो सकता है। एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, कहीं पर कहीं विरोध नहीं है। सब पक्ष में कि एसआईआर होना चाहिए, फर्जी मतदाताओं के नाम कटना चाहिए और ईमानदारी से कटना चाहिए, पक्षपात तरीके से नहीं। और आपने जो अपने मनमाने ढंग से जो मतदाता सूची बनाई है ना, वह भी उचित नहीं है। और आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं उनको नोटिस भी दीजिए और उनको बताइए कि आपका नाम इस कारण से काटा गया, और यदि वे कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, वो करते हैं, तो उनके नाम वापस जोड़िए, जोड़ना पड़ेंगे। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया। ये सारे निर्देशों को पालन करने में चुनाव आयोग सक्षम ही नहीं है, उसको बहुत कठिनाई हो। अब तो उन्होंने अपराध तो कर दिया कि अब अपराध पर पर्दा डालने की जो गुंजाइश थी वो भी सब खत्म हो गई। अब तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया। और यदि एक ऐसे जो हुए ना, और जिन लोगों के नाम कटे उनके आवेदन आ गए, तो उनके आवेदनों का निराकरण होगा। अब ये आयोग के वकील कह रहे हैं कि साहब ये तो गलतियां संभव है, और आपको वो भी बताना पड़ेगा
एक निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे दूसरे प्रदेश के 5,000 मतदाता आपने कैसे जोड़ दिए, इसका भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्या सबके पास में दो दो आईडी है क्या? क्या दो दो इपिक कार्ड हैं क्या? ये भी मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब तो और एक बात और है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक घर में कैसे 209 लोग रह सकते हैं, इसके बारे में बताया कि और कहाँ है, कैसे रहते थे, और विभिन्न वर्गों के, उसमें हिंदू मुस्लिम वाले सभी जाति, ये भी सारे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि आपने अपने बयान में कहा था कि हमने नाम काटे हैं, फर्जी हैं, हमारे मतदाता यहाँ पर बिहार में बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे और नेपाल के लोग थे। वो आप जब ऐसे कितने लोग आपको मिले उसकी भी सूची जारी कीजिए। अब चुनाव आयोग हड़बड़ाहट में कि कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा, और आपने जिनके नाम काटे हैं ना उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा, उसके आगे उसका कारण भी लिखना पड़ेगा। अब ये चुनाव आयोग के बस की बात नहीं रही। चुनाव आयोग बिल्कुल घुटने पे आ गया, अब तो आत्मसमर्पण करने की स्थिति में है। और ये सारा षड्यंत्र जिसके कहने पे रचा गया था ना, वो मामला अति रोचक है। और इसके जो ये मोदी और अमित शाह हम जिन्हें सस्ते राजनीतिक चाणक्य की संज्ञा देते हैं, इन लोगों का कारनामे थे। इन लोगों की छह पर ज्ञानेश कुमार ने इतना बड़ा अपराध किया। अब अपराध तो कर दिया गया, अपराध की सजा भी होगी, ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे, ये भी तय है। और इसके पूर्व जो सीईओ राजीव कुमार है ना, वो भी जेल जाएंगे। मामला अति पेचीदा हो चुका है। ठीक है, ये तो एक मुद्दा है एसआईआर के मामले। अब यहाँ पर हम आते हैं घोटाले की बात। तो मोदी जी ने खूब घोटाले गिनाए, 2G घोटाले, न जाने कौन कौन से घोटाले 2014 के पहले की पूरी सूचना देती है। और सारे के सारे घोटाले केक ने प्रस्तुत किए हैं, केक ने उनका भंडाफोड़ किया था। किंतु आज तक सरकार ने उन सभी घोटालों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की, अब इसका भी कारण सरकार से मांगा जाएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि केक में हमने आपको एक समाचार चलाया था कि केक ने मोदी नाजी सरकार के घोटालों का पोस्टमार्टम कर दिया। उसमें किया घोटाले का, केक में पूरा रिपोर्ट है उसमें, रिपोर्ट 21 में। और इन मुद्दों जो उसने केक ने जितने आपत्तियां लगाई है ना, आपत्ति दर्ज कराई है, उनका नाजी सरकार के पास में कोई जवाब नहीं। सबसे उसमें कितने ही घोटाले गुजार किए। सबसे बड़ा घोटाला तो आयुष्मान योजना का है कि आयुष्मान योजना में किस किस प्रकार के करोड़ों के खेल हो गए, और सरकार को अभी तक होश नहीं, सरकार ने कोई स्पष्टीकरण तक नहीं दिया। अरे एक ही मोबाइल पे लाखों लोगों का इलाज हो रहा है, लाखों लोग आयुष्मान कार्ड के हो गए, और जो पहले से मरे हुए थे उन लोगों का भी इलाज हो गया आयुष्मान कार्ड। अरे यार ये हद कर दी। अब तो इससे ज़्यादा घोटाला बड़ा और क्या हो सकता है। अब दूसरी बात आई है, जो विदेशों से कर्ज लिया, कर्ज आया, कर्ज निकाल भी लिया गया, और वो कहाँ कहाँ व्यय किया गया उसका भी विवरण केक ने मांगा, किंतु नाजी सरकार के पास में उसका भी विवरण नहीं, वो भी देने में सक्षम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पीएम केयर फंड का, कि पीएम केयर फंड में किन किन ने कितना कितना सहयोग दिया, उसका व्यय कहाँ पर हुआ, अभी कितनी है, कहाँ बैंक में जमा है, और जो पीएम केयर फंड की राशि का भी और सारा उसका आय व्यय का ब्यौरा भी सार्वजनिक करना ही पड़ेगा। ये भी मामला उजागर हो गया। और अडानी का जो सुविधाएं दी गई है ना, उसका भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो अडानी को जिन्होंने कर्ज दिया है ना, वो अडानी से कह रहे हैं कि आप हमारा कर्ज वापस कीजिए, पीछे पड़े। और स्टेट बैंक ने तो अडानी को दिल खोल के, अन्य बैंकों ने दिल खोल के कर्ज दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि अडानी भी कर्ज से घबरा गए। अब कर्ज का भुगतान कैसे करेंगे, मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी।
अब ये नाजी सरकार के देश की 147 करोड़ जनता ने तो राष्ट्रपति को कह दिया कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, नाजी सरकार को भंग कीजिए और जितने केयर टेकर पीएम सीडीएस को बनाइए, उनका सलाहकार सीजीआई को बनाइए। ये भी सब स्पष्ट कह दिया गया है, जनता ने कह दिया। और अब जनता ने तो खुले रूप से कह दिया कि अभी राष्ट्र का संचालन ये कोई नाजी गैंग व्याधी गैंग नहीं करेगी, ये गुजराती गैंग नहीं करेगी। अब राष्ट्र का संचालन सेना, 147 करोड़ जनता और न्यायपालिका मिलकर राष्ट्र का संचालन करेगी। सारी सुव्यवस्थाएं स्थापित होगी, संविधान की महिमा रहेगी, कानून की महिमा रहेगी। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया था और राष्ट्रपति जी से जनता ने अनुरोध तो कर ही दिया। आज भी देखते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या संदेश देती है, क्या करती हैं, ये तो स्पष्ट होगा। किंतु आज के दिन राष्ट्रपति मुर्मू को भी एक क्रांतिकारी कदम उठाना ही होगा। जो 147 करोड़ जनता चाहती है ना, उसको मूर्त रूप देना होगा। देश की जनता चाहती है कि सीजीआई गवई जी जैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है ना, उसका जो कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। नाजी सरकार ने बढ़ाए हैं सीजीआई के कार्यकाल को, वरीयता खत्म करके भी सीजीआई नियुक्त की है। ये राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति देखते हैं अब क्या करती है। राष्ट्रपति दुर्गा रूप में आती है, कालिका रूप में आती है, या इस नाजी गैंग की, गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली नजर आती है। ये सब आज उनके राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ये हमने अति महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी है, निश्चय ही आपको पसंद आएगी। हम तो स्पष्ट कर देते हैं, बिना भूमिका के सत्य सबके सामने रख देते हैं। और फिर भी हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे संवादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। यही हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।